स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल बायोवर्स। मैं हूं आपकी दोस्त और बायोलॉजी गाइड। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 8 हेरिडिटी का वन कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन। इसका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 मार्क्स का रहता है। तो बेटा, ये जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी का, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आप जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है और कैसे होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सब पढ़ते हैं। देन वेरिएशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि विभिन्नता, जो किसी एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाती है। थर्ड इज इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रेड्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स लॉ एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 हेरिडिटी। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज हेरिडिटी। अब जैसे कि नेम है इस चैप्टर का हेरिडिटी, तो हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी होती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो भी लक्षण पेरेंट्स में हैं उन लक्षणों का अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने बच्चों में ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर होना। ठीक है, यानी कि जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में, यानी कि एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। सेकंड इज वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशन मैंने बताया था कल, होता है डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि एक ही प्रजाति के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में क्या हो, डिफरेंस हो। जैसे कि हमारे मदर फादर और हम एक ही स्पीशीज़ हैं, ह्यूमन स्पीशीज़ से आते हैं, होमोसेपियंस हमारा नाम है, लेकिन हमारे पेरेंट्स से हम में बहुत सारे डिफरेंस हैं। जैसे कि हमारी हाइट में, हमारे स्किन कलर में, हमारी आइज़ के कलर में, हमारी नोज़ की शेप में, हमारे फेस के शेप में। तो दीज आर द वेरिएशंस, ठीक है, जो क्या होती हैं एक स्पीशीज़ को, सेम ही स्पीशीज़ को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में डिफरेंस पैदा करती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिख भी रखा है, डिफरेंट हाइट, डिफरेंट आई कलर। ठीक है, अब व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताएं क्यों ज़रूरी हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। ये क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल को बदलते हुए वातावरण में सर्वाइव करने के लिए क्या करती है, हेल्पफुल होती है। प्लेज अ की रोल इन इवोल्यूशन मैंने बताया था क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट में होने वाले धीरे धीरे चेंजेस को इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको ध्यान से याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक आता है ट्रेड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड्स दो टाइप के होते हैं, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। इनहेरिटेड ट्रेड क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड क्या होते हैं, इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए पहला ट्रेड हम पढ़ते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड। इनहेरिटेड ट्रेड जो होता है वो कौन सा ट्रेड होता है, कैसे आता है और इसका क्या फंक्शनिंग होती है, सब पढ़ते हैं। that are received from parents to offspring, though these can be passed from one generation to another. Inherited traits वो traits होते हैं। अभी traits क्या हैं, traits का मतलब होता है कैरेक्टर्स। मैं यहाँ पर लिखे देती हूँ आपके, कैरेक्टर्स यानी कि लक्षण, जिनको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से रिसीव करता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, दूसरी से तीसरी जनरेशन में और तीसरी से चौथी, इसी तरीके से एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना क्या होता है, पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिटेड ट्रेड्स में आता है। जैसे कि नोज शेप, हेयर कलर, यानी कि नोज का शेप कैसा है, हेयर का कलर कैसा है, एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में ट्रेड्स का ट्रांसफर होना। ठीक है, दैट इज नोन एज इनहेरिटेड ट्रेड्स। सेकेंड वन इज एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, दैट आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये हमको अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, ये हमें अपनी जीवन में, जब से हम जीवन जीना शुरू करते हैं और हमारे मरण तक के बीच का जो समय होता है, उसमें जो ट्रेड्स, जो लक्षण, जो कैरेक्टर्स हम ये अपने अंदर इवॉल्व करते हैं। ठीक है,
दे कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इज लर्निंग न्यू लैंग्वेज। हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो ये हम अपने पेरेंट्स से नहीं सीख रहे हैं, ये हम कहीं बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, किसी नए इंसान को देख रहे हैं, उससे हमने सीखी है। या फिर हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्लेइंग कोई भी पर्टिकुलर गेम हो सकता है, प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग टेनिस, प्लेइंग बास्केटबॉल। ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके पेरेंट्स के अंदर हों, बट हमारे अंदर हैं। दैट मीन्स कि ये हमने क्या किए हैं, अपनी लाइफ टाइम में किसी को देख कर, किसी से सीख कर, ये ट्रेड्स को, इन कैरेक्टर्स को हमने अपने अंदर क्या किया है, इवॉल्व किया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम क्योंकि बेटा इस वीडियो में जो है वो सिर्फ कीवर्ड्स पर बात करने वाले हैं। वन शॉट रिवीजन का मतलब ही यही है कि आप अपने रिवीजन पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज आर रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स का रूल क्या है, किसके द्वारा दिया गया था और क्या दिया थे उन्होंने रूल, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले इट इज़ गिवन बाय ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल एक बहुत अच्छे जो हैं वो बॉटनिस्ट रहे हैं, जिन्होंने क्या किया था, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि जो जेनेटिक्स है इनके पिता के रूप में ये जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ लॉज दिए थे और कुछ कैरेक्टर्स भी देखे थे। एंड ही यूज्ड पी प्लांट विच इज़ हुज साइंटिफिक नेम इज़ पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम जो हमारा नॉर्मल पी होती है, जिसको हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है हमारा पाइसम सेटाइवम। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, फिर उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स दिए किसी प्लांट के, और कौन सा प्लांट था वो? पी प्लांट था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कैरेक्टर दिया? प्लांट हाइट, यानी कि टॉल एंड शॉर्ट। इन्होंने दो कैरेक्टर्स दिए किसी भी प्लांट की हाइट को लेकर के, कि कैरेक्टर जो हो सकता है वो किसी प्लांट का टॉल भी हो सकता है, किसी का शॉर्ट, यानी पौधा लंबा भी हो सकता है और पौधा छोटा भी हो सकता है। सीड शेप, सीड का शेप कैसा होगा? राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार, ठीक है। फिर उन्होंने एक कैरेक्टर और दिया था, सीड कलर। सीड का कलर कैसा होगा? येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने पी प्लांट को यूज़ करके क्या किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को निकाला। तो बेटा अब इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी पढ़ने वाले हैं। उन टर्म्स को एक्सप्लेन करके हम पढ़ते हैं कि उन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है। अगर आपको आगे जा कर के टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन क्या होता है? इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइंस पर्टिकुलर कैरेक्टर। जीन क्या होता है? किसी भी डीएनए का छोटा सा हिस्सा होता है जो क्या करता है, किसी भी इंसान के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिसाइड करता है। सेकंड इज एलील। एलील क्या होता है? ऑल्टरनेट पेयर ऑफ जीन। अभी मैंने बताया था कि जीन क्या होते हैं। जीन वो हिस्सा होता है डीएनए का जो क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को दिखाता है। अब एलील क्या है? उसी का ऑल्टरनेट फॉर्म है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या है? टॉल। अब उसका ऑल्टरनेट फॉर्म क्या होगा? टॉल का ऑल्टरनेट क्या होगा? शॉर्ट होगा। इट मीन्स कि कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स टॉल एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट शॉर्ट। शॉर्ट को हम ड्वार्फ भी कहते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बौना, ठीक है। कि जो इंसान बड़ा है उसका कंट्रास्टिंग या ऑल्टरनेट फॉर्म क्या होगा? शॉर्ट होगा। कि कोई भी पौधा लंबा है तो उसका ऑल्टरनेट फॉर्म क्या होगा? शॉर्ट होगा। थर्ड इज डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील क्या होते हैं? इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस, ये प्रेजेंस है और ये एब्सेंस है, ऑफ रेसेसिव एलील। एलील मैंने बताया अभी यहाँ पर ऑल्टरनेट फॉर्म होता है। डोमिनेंट एलील वो एलील्स होते हैं जो रेसेसिव एलील की प्रेजेंस में या उनकी एब्सेंस में भी अपने आप को शो करते हैं। अब डोमिनेंट एलील तो समझ आ गया। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, रेसेसिव एलील। वो क्या है इसको भी समझते हैं। इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, यानी कि रेसेसिव एलील्स वो एलील्स हैं जो डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में तो शो नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ शो होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ
डोमिनेंट एलील। यानी कि मैं एक बहुत फ़नी सा एग्जांपल देकर के बताती हूँ कि अगर हमारी फैमिली में कोई भी बात होती है तो एक बड़े भैया हैं और एक छोटे भैया हैं, तो बड़े भैया की बात को पहले प्रायोरिटी दी जाती है और छोटे भैया की बात को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो आप यहाँ पर इससे डोमिनेंट और रेसेसिव को समझ सकते हैं कि डोमिनेंट हमारे जो है वो बड़े भैया हैं और रेसेसिव यहाँ पर छोटे भैया हैं। ठीक है, तो बड़े भैया की बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है एज कंपेरिजन टू छोटे भैया। तो ये आप इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज जीनोटाइप। अभी एक नया वर्ड आया है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल की जेनेटिक कॉम्पोजिशन, यानी कि उसके जीन्स कैसे हैं, टॉल है, हाइब्रिड टॉल है या फिर प्योर शॉर्ट है। ठीक है, किसी भी इंसान के जीन्स के बेसिस पर जो हम क्लासिफाई करते हैं दैट इज नोन एज जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? कैरेक्टर्स विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म। जो कैरेक्टर्स हम अपनी आँखों से किसी भी ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं कि वो लंबा है, छोटा है, पतला है या मोटा है, दीज आर फिनोटाइप। यानी कि फिजिकल अपीयरेंसेस के बेसिस पर किसी भी इंसान के कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करना। टॉल, शॉर्ट, हाइट ऑफ अ प्लांट, किसी भी प्लांट की हाइट लंबी है या छोटी है, दीज आर फिनोटाइप विच इज ओनली विजिबल बाय आवर आइज, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक नया टर्म आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब होता है एलील्स, एलील्स या फिर कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स। ठीक है, होमोजाइगस मतलब सेम एलील्स वाले इंडिविजुअल्स हैविंग आइडेंटिकल एलील्स। जैसे कि टॉल है तो टॉल में दोनों कैरेक्टर्स जो होंगे वो कैपिटल टी को शो करेंगे। शॉर्ट है तो दैट इज स्मॉल टी, ये टॉल को शो करेगा और ये शॉर्ट को शो करेगा। ठीक है, होमोजाइगस मतलब पेयर जो है एलील्स के वो सिमिलर रहेंगे, कैपिटल टी रहेगा, स्मॉल टी रहेगा। हेट्रोजाइगस, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जाइगस मतलब एलील्स, इंडिविजुअल्स हैविंग कंट्रास्टिंग एलील्स। कंट्रास्टिंग का मतलब मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है डिफरेंट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स जिनके एलील क्या हो, डिफरेंट हो। टी अलग, कैपिटल टी टॉल एंड स्मॉल टी शॉर्ट। ठीक है, तो ये कंट्रास्टिंग है। नेक्स्ट अब हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और ये मोस्टली आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम्स में आता भी है कि शो मोनो हाइब्रिड क्रॉस अलॉन्ग विद चेकर बोर्ड या पन्नेट चार्ट। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि किसी भी क्रॉस को करने के लिए उसका सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर लेंगे। तो क्या कैरेक्टर है? टॉल। अब बेटा जब हमने टॉल कैरेक्टर लिया है तो उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर भी हम लेंगे। क्यों? क्योंकि अकेला एक कैरेक्टर तो हम नहीं दिखा सकते, कैरेक्टर एक ही है बट उसके हमने क्या लिए हैं? कंट्रास्टिंग एलील्स लिए हैं। ठीक है, कंट्रास्टिंग फॉर्म लिया है। जैसे कि टॉल है तो उसके साथ में शॉर्ट जाएगा ही, हम उसको नहीं अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो टॉल एंड शॉर्ट, कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स टॉल एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स शॉर्ट। ये हमारे क्या होगा? ये पेरेंट्स हैं। फिर हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी में से क्या लिया है? एक एक इनका गैमेट निकाला है। यहाँ पर कैपिटल टी टॉल का है, स्मॉल टी शॉर्ट का है। ये गैमेट्स हो गए हमारे। इन दोनों की जब हमने क्या कराई? फ्यूज़न कराई। ठीक है, इन दोनों की जब हमने मेटिंग कराई तो हमको F1 जनरेशन यानी पहली जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले वो ऑल टॉल मिले। यानी कि सभी पौधे जो थे वो कैसे मिले हमको? टॉल मिले। अब यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसको हम समझते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो मैम टॉल कैसे हो गए? तो अभी मैंने कहानी बताई थी कि जब तक बड़े भैया रहेंगे तो बात उन्हीं की मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप क्या हैं? छोटे हैं। तो इसीलिए कैपिटल टी की प्रेजेंस जब तक रहेगी तब तक कैरेक्टर्स कैसा शो होगा? टॉल शो होगा। अगर यहाँ पर स्मॉल टी होता तो जितने भी प्लांट्स बनते वो कैसे बनते? शॉर्ट बनते। ठीक है, तो चलिए इसी को हम चेकर बोर्ड की मदद से समझते हैं। जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई तो हमको 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले। एक मिला कैपिटल टी विच इज़ टॉल एंड एक मिला हमको स्मॉल टी जो कि क्या है? शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ भी सेम हम दोनों तरफ क्या लिखेंगे? एक तरफ फीमेल हो गया, एक तरफ मेल हो गया। तो जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई, अब इनकी क्रॉसिंग कैसे होगी बेटा? ये वाला क्रॉस करेगा इसके साथ और सेम कैरेक्टर क्रॉस करेगा इसके साथ। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, आप इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं बट आप डायरेक्ट पेन से यूज़ मत करिएगा एग्जाम में, क्योंकि वो कॉपी आपकी चेक होने वाली है। आप इसको पेंसिल से यूज़ कर सकते हैं
और उसको बाद में इरेज कर दीजिएगा। तो कैपिटल टी यहाँ पर क्या शो कर दिया, टॉल को। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी हैं और दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉलनेस को। अब सेकंड वाले कॉलम में क्या आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है। कैपिटल टी तो पता है हमको क्या है, टॉल है, स्मॉल टी शॉर्ट है। बट अभी हमने देखा था ऊपर कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होने के बाद भी सभी पौधे कैसे थे, टॉल ही थे। क्यों? क्योंकि बड़े भैया हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो ये टॉल तो है बट दीज आर हाइब्रिड टॉल। ठीक है, ये प्योर टॉल नहीं होंगे, ये हाइब्रिड टॉल होंगे। फिर सेम हमने इसके साथ भी किया कि इस वाले टी को कहाँ पर रखा दिया, इस टी के साथ में, और इस वाले टी की सेल्फिंग करा दी हमने इससे। अब कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो स्मॉल टी पहले था बट हमने कैपिटल टी पहले क्यों लिखा? तो वही बात ध्यान रखो बेटा कि तुम जब तक छोटे रहोगे तब तक तुमको आगे नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी को हम इसीलिए पहले रख रहे हैं क्योंकि वो डोमिनेंट है। फिर से हम वही लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी विच इज़ हाइब्रिड टॉल। टॉल तो है बट हाइब्रिड है। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी स्मॉल टी है, यहाँ पर भी स्मॉल टी, और इन दोनों की क्या हो रही है, मेटिंग हो रही है। तो क्या बनेगा, शॉर्ट प्लांट बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही छोटे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों रेसेसिव हैं। तो किसको शो करेंगे, शॉर्टनेस को शो करेंगे। अब सेम चेकर बोर्ड का हम क्या पढ़ते हैं, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक फिजिकल अपीयरेंसेस के बेसिस पर हमें कैसे दिख रहे हैं, एक बड़ा दिख रहा है, 1 2 3 3 छोटे दिख रहे हैं। छोटे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, सॉरी उल्टा बोल दिया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। 1 2 3 3 हमको कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, और 1 क्योंकि इसमें क्या है, दोनों ही शॉर्ट है, तो वो हमको कैसा दिखेगा, एक ही शॉर्ट मिलेगा। तो 3:1 रेशियो इसका इसलिए आया क्योंकि 3 क्या है, टॉल है, क्योंकि 3 जो पेयर है उनमें 1 2 3 में कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, टॉलनेस को, यानी वो डोमिनेंट है ऑन रेसेसिव एलील। ठीक है, तो इसलिए अब जेनेटिक जीनोटिपिक रेशियो जो जेनेटिक्स के बेसिस पर, जीन्स के बेसिस पर होगा। अब यहाँ पर दोनों जीन कैसे हैं, टॉल हैं। यहाँ पर पहला टॉल दूसरा स्मॉल, पहला टॉल दूसरा स्मॉल, और यहाँ पर दोनों ही स्मॉल हो गए। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट पेन से यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे, दोनों ही शॉर्ट हो गए, दोनों ही कैरेक्टर्स हमारे कैसे हो गए, शॉर्ट हो गए। तो यहाँ पर 1 आ गया आपका शॉर्ट का। अब जीनोटिपिक रेशियो में कैसा आता है, जीनोटिपिक रेशियो में आता है कि किसी भी प्लांट को हम किसके बेसिस पर देखेंगे, जीन्स के बेसिस पर देखेंगे। जीन्स के बेसिस पर यहाँ पर हमने देख लिया था कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 कैसे हैं, टॉल है, बट 2 के साथ, 1 के साथ में तो प्योर टॉल है, 2 के साथ में एक रेसेसिव भी प्रेजेंट है। तो ये किसको शो कर रहे हैं, हाइब्रिड को। तो 1:2:1 के फॉर्म में ये आएंगे कि एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है, और एक कंप्लीट शॉर्ट है। तो इसको अच्छे से समझिएगा और ध्यान से समझिएगा कि आपको अगर एग्जाम में करने आ जाता है तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब इसी का क्या आता है, एक सेकेंड पार्ट आता है जिसका नेम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड मतलब डबल कैरेक्टर्स या 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ट्रेट्स में कैरेक्टर आते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 ट्रेट्स तो लिए हैं, 2 कैरेक्टर्स किसके हैं, सीड का कलर लिया है और सीड का शेप हमने लिया है। सीड का कलर हमने लिया है राउंड, और शेप कैसा है, येलो है। अब राउंड येलो के साथ में ही पेयर करेगा, राउंड रिंकल्ड के साथ में पेयर नहीं करेगा। राउंड हमेशा येलो के साथ में रहता है, बट जो ट्रेट्स होते हैं जैसे कि स्मॉल r आ गया, स्मॉल y आ गया, तब एक कंट्रास्टिंग पेयर बन सकता है। बट राउंड एंड येलो ये 2 हमने डिफरेंट ट्रेट्स लिए हैं। अब इसी के साथ में इसका अपोजिट, राउंड के साथ में हमेशा क्या आएगा, रिंकल्ड आएगा, येलो के साथ में ग्रीन आएगा। तो ये 2 डिफरेंट हो गए। राउंड येलो, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर को राउंड, कैपिटल आर को राउंड से, कैपिटल वाई को येलो से कर रहे हैं। अब सेम इसी का हम कंट्रास्टिंग ट्रेट ले रहे हैं, तो हम इसमें कोई डिफरेंट लेटर का यूज़ नहीं कर सकते। इसी का सेम स्मॉल लेटर हम यूज़ करेंगे कंट्रास्टिंग एलील के लिए। रिंकल्ड को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ग्रीन को स्मॉल वाई से। ये हमारे पेरेंट्स हो गए, इनके हमने गैमेट्स निकाले, तो आर और वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये गैमेट हो गए। जब इन दोनों की मेटिंग हुई तो F1 जनरेशन में जो मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि सभी प्लांट हमको कैसे मिले, राउंड येलो मिले। क्यों, कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई बड़े भैया हैं, तो तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, ध्यान रखना। तो ये F1 जनरेशन हो गई। अब जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई तो हमें 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले, राउंड येलो, राउंड
ग्रीन, हाँ रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स हमको मिले, 4 डिफरेंट ट्रेड्स हमको मिले। उन्हीं को हमने एक पुन्नेट चार्ट या पुन्नेट चार्ट इस तरीके से, पुन्नेट चार्ट या फिर इसको हम चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, चेकर बोर्ड, और ये भी मैंडल के ही द्वारा दिया गया था। इसको हम समझते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारे क्या हो गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई जहाँ भी होगा वो राउंड येलो को शो करेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई किसको शो करेगा, अगर यहाँ पर एक और वाई कैपिटल में प्रेजेंट होगी तो वो राउंड येलो ही रहेगा। बट यहाँ पर अगर कैपिटल वाई नहीं है और दोनों ही स्मॉल वाई हैं तो वो क्या करेगा, राउंड ग्रीन को शो करेगा। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम चेकर बोर्ड को समझते हैं। आर वाई यानी कैपिटल दोनों है तो क्या होगा, राउंड येलो होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, सॉरी, हाँ, तो हम इसको समझते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो को शो करता है। सेम यहाँ पर भी रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई की प्रेजेंस रहेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, राउंड येलो होगा। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई है तो स्मॉल आर की यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ सॉरी स्मॉल आर की नहीं रहेगी, कैपिटल आर की रहेगी। कैपिटल आर डोमिनेंट है तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा, राउंड येलो रहेगा। अब हम यहाँ पर आते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर जो दोनों स्मॉल है इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बड़े वाले की इंपॉर्टेंस है तो हमेशा राउंड येलो रहेगा। इसी तरीके से इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये क्या रहेंगे, राउंड येलो रहेंगे। अब इस वाले हम बोर्ड कॉलम में आते हैं जिसमें क्या है, कैपिटल आर तो दोनों है बट दोनों क्या है, स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर राउंड रहेगा, दोनों स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो यहाँ पर राउंड ग्रीन हो जाएगा। अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो को शो करेगा। यहाँ पर आते हैं कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई, तो ये कैसा हो जाएगा, राउंड ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल वाई किसको शो कर रही है, स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई कर रही है ग्रीन को शो कर रही है। नेक्स्ट में हम आते हैं, यहाँ पर क्या होगा हमारा, स्मॉल आर कैपिटल वाई है बट कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, तो कैसा रहेगा, राउंड ग्रीन। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसा रहेगा, राउंड येलो, यहाँ पर येलो होगा। नेक्स्ट पेयर में हम आते हैं, यहाँ पर दोनों स्मॉल आर हो जाएंगे और दोनों कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर शो कर रहे हैं रिंकल्ड को और दोनों कैपिटल वाई शो कर रही हैं ग्रीन येलो को। तो यहाँ पर दोनों स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई क्या शो करेंगी, रिंकल्ड येलो को। देन अगेन हम इसका आते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या करेगा, रिंकल्ड येलो को शो करेगा। अगर अगले हम उस पर आते हैं नेक्स्ट कॉलम में, यहाँ पर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि राउंड येलो। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी कि राउंड ग्रीन को। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि रिंकल्ड येलो। अब जो लास्ट पेयर आता है वो आता है हमारा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंकल्ड को, और स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कैरेक्टर्स एक भी इधर उधर नहीं होने चाहिए, और अगर एक भी कैरेक्टर, एक भी ट्रेट, एक भी एलील इधर से उधर हुआ तो आपका पूरा चेकर बोर्ड गलत हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैंने इसका फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो नहीं लिख पाया है, मैं अभी यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। फिनोटिपिक रेशियो हम यहाँ पर लिखेंगे फिनोटिपिक यानी कि फिजिकल अपीयरेंसेस के बेसिक पर, ठीक है, हमको कैसे दिख रहे हैं प्लांट्स, ठीक है। तो कैसा आएगा, हम गिनते हैं यहाँ पर राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो क्या आएगा हमारा रेशियो 9 हमारे कैसे रहेंगे, राउंड येलो रहेंगे। अगला हम काउंट करते हैं राउंड ग्रीन 1 2 3। राउंड ग्रीन हमारे कितने आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। फिर हम रिंकल्ड येलो को काउंट करते हैं 1 2 3, कितना आएगा हमारा 3। अब हमारा रिंकल्ड ग्रीन कितना आएगा, इसका 1 आएगा, यानी 9:9 रेशियो 3 रेशियो
3:1 के फॉर्म में आएगा आपका फिनोटिपिक रेशियो, यानी 9 कैसे हैं आपके राउंड येलो हैं, 3 आपके राउंड ग्रीन है, 3 आपके रिंकल्ड येलो हैं और 1 कैसा है रिंकल्ड ग्रीन है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ मैंडल्स लॉ। मैंडल ने कुछ लॉ दिए थे, क्या है उनको हम पढ़ते हैं। हालांकि ये क्लास 10th के सिलेबस में बहुत डीपली नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट लॉ उनके द्वारा जो दिया गया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब यहाँ पर डोमिनेंस है तो एक बात ध्यान करो जो अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ी थी, कि डोमिनेंस है तो हमेशा किसकी चलेगी, बड़े भैया की चलेगी। आप तो बिल्कुल छोटे हो और आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस लॉ में क्या होता है, ओनली डोमिनेंट ट्रेड्स अपीयर इन F1 जनरेशन, यानी कि सिर्फ वही ट्रेड्स क्या होंगे, अपीयर होंगे जो डोमिनेंट होंगे, जो बड़े होंगे, एज कंपैरिजन टू रेसेसिव। रेसेसिव ट्रेड्स वर हिडन, और रेसेसिव ट्रेड्स कैसे रहेंगे, छुपे रहेंगे। अब आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग बट जाना, सेग्रीगेट हो जाना। एलील पेयर्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जो एलील पेयर्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इन तीनों में से ये भी एलील है, ये भी एलील है और ये भी एलील है, ठीक है। ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कि क्या होता है, एलील्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जीन्स गेट शॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली। क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक जीन्स के एलील्स क्या करते हैं, आपस में या किसी भी गैमेट में सॉर्टेड हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी भी बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन, उसका लिंग जो है वो कैसे निर्धारित होगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी नए बच्चे का या अजन्मे बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होता है। तो बेसिकली ह्यूमंस में क्या होता है, सेक्स ऑफ अ अनबॉर्न बेबी इज़ डिपेंड ऑन फादर। तो ये एक मिथ है जो बहुत सालों से हमारे सोसाइटी में चला आ रहा है, कि किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेनली ये गर्ल्स के लिए होता है कि अगर कोई किसी के घर में गर्ल का जो है बर्थ हुई है तो उसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल है, नो। तो सेक्स ऑफ अ अनबॉर्न बेबी इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फादर। तो किसी भी बच्चे का जो सेक्स है, चाहे वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से एक होता है XX जो कि फीमेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा होता है XY जो कि मेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान, इफ द एग सेल विच इज़ फीमेल कैरीज X क्रोमोसोम, अगर फर्टिलाइजेशन के दौरान किसी भी एग ने, जो कि फीमेल से आता है, X क्रोमोसोम को कैरी किया है, फ्यूजेज विद स्पर्म, और स्पर्म के साथ फ्यूज होती है, विच ऑल्सो कैरीज X क्रोमोसोम, जो X क्रोमोसोम को कैरी करता है, देन द ऑफस्प्रिंग विल बी गर्ल। यानी कि बहुत सिंपल टर्म्स में समझिए कि अगर कोई एग जिसका क्रोमोसोम X है वो फ्यूज होता है स्पर्म जिसका भी क्रोमोसोम क्या है वो X है, तो बेबी क्या होगी, गर्ल होगी, ठीक है। सेम दूसरी कंडीशन में क्या होता है, इफ़ द एग विच इज़ इन फीमेल सेल कैरी X क्रोमोसोम, यानी कि कोई भी फर्टिलाइजेशन के दौरान एग जो है वो X क्रोमोसोम को कैरी करता है और वो फ्यूज होता है उस स्पर्म के साथ जो कि Y क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है, देन द ऑफस्प्रिंग वुड बी बॉय, ठीक है। तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। सिंपली और इजी टर्म में आपको समझ में आया होगा, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको मेंशन करके दिखाती हूँ कि क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए X और Y ये दो क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये एक सेल है, इसने क्या कैरी किया है, X को कैरी किया है, यानी कि ये फीमेल है, ठीक है। तो ये सेल जो है वो X क्रोमोसोम के साथ में जब फ्यूज होती है तो क्या बनेगा, गर्ल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बेबी जो आएगा वो क्या होगा, गर्ल होगा। सेम X सेल जो है वो किसके साथ फ्यूज होगा, Y क्रोमोसोम के साथ में, यानी जो स्पर्म होगा वो Y क्रोमोसोम को कैरी करेगा और ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, तो जो डेवलपिंग बेबी या अनबॉर्न बेबी होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। तो बेटा जो XX के साथ में फ्यूज़ हुआ वो गर्ल का फॉर्मेशन करेगा, जो XY के साथ में फ्यूज़ हुआ वो बॉय का फॉर्मेशन करेगा।
समझ में आ गया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो बेटा ये था क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 8 हेरिडिटी का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, और बायोवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि बायोवर्स चैनल पर आपको मिलता है हाई क्वालिटी बायोलॉजी कंटेंट। अगर आपको इस चैप्टर के PYQs, डायग्राम्स और MCQs भी चाहिए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जा करके बताइए और मैं नई वीडियो आपके लिए उसी सेम टॉपिक पर लेकर के आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर बायोलॉजी इज़ नॉट बोरिंग इफ़ बायोवर्स इज़ विद यू। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।